Hello students, welcome again our YouTube channel Inspiring Mathematics by अनूप मुदगिल। बच्चे आज के लेक्चर में हम वेक्टर्स के ऊपर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हमें किन्हीं दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करना सीखना है। तो जब हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो किन्हीं भी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने के लिए दो तरीके होते हैं। I mean there are two types of product in two vectors. One is dot product, एक हम इसमें स्टडी करते हैं डॉट प्रोडक्ट, और एक हम इसमें पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। एक हम पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट और एक हम पढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी है और क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी है। जब हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो एक प्रोडक्ट जो होगा वो डॉट प्रोडक्ट है, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इस डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होगा, मतलब उसमें डायरेक्शन नहीं होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। इसलिए हमने उसका नाम स्केलर प्रोडक्ट भी कहा, एक स्केलर वैल्यू आएगी इन द एंड। और अगर हम किन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, किन्हीं भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे जो रिजल्ट आएगा इन द एंड वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगी, उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा एज वेल एज डायरेक्शन भी होगी। दैट्स वाई हमने उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी नाम दिया। अब जानना यह है कि डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ये इस एक्सरसाइज में हमें सीखना है। तो जो आज की जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 12.5, बच्चे इस 12.5 में हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। 12.6 में इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट, या फिर हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी नाम दे देंगे। डॉट प्रोडक्ट और यू कैन से स्केलर प्रोडक्ट। सबसे पहले जान लेते हैं कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकाला जाए। फिर वो निकालने के बाद फिर हम उस पर कुछ ज्योमेट्रिकली बातें पढ़ेंगे और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज जानेंगे। आप सब अच्छे से ध्यान देते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये चलने वाला है। देखिए हमारे पास कोई दो वेक्टर है। ए वेक्टर हमारे पास है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ये एक ए वेक्टर है। और एक दूसरा वेक्टर भी हमारे पास है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। देयर आर टू वेक्टर्स, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। हमें इन दोनों वेक्टर्स का, जो वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी है, हमें इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है, ए डॉट बी। जब हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो आई वाले हैं आई वे, जे वाले जे से, के वाले के से, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अभी जो मैं आपको डॉट प्रोडक्ट करके बता रहा हूं बच्चों, इस डॉट प्रोडक्ट को मैं सारा सब प्रॉपर्टी समझाने के बाद मैं इस पर फिर से आपको लेकर के आऊँगा। फिलहाल आप डायरेक्ट समझे कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला, और फिर थोड़ी देर के बाद अभी कुछ सारे कंसेप्ट बताने के बाद मैं आपको फिर वापस यहीं पे लेकर के आऊँगा और आपको एग्जैक्ट पता लगेगा कि ये ऐसा ही क्यों किया गया। तो आई कैप के आगे यहाँ स्केलर कंपोनेंट 1 है, यहाँ आई कैप के आगे स्केलर कंपोनेंट 2 है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 2 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें -12, ये कैंसिल। तो इन दोनों का ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आया ए डॉट बी वो -12 के इक्वल आ गया, दैट इज -12, राइट। तो आपने देखा होगा कि जब हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया तो इन दोनों वेक्टर से जो डॉट प्रोडक्ट आया वो एक स्केलर क्वांटिटी आई। आई मीन इसमें आई जे के कोई भी डायरेक्शन नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ ये एक मैग्नीट्यूड ही आया। दैट्स वाई हम जब किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उससे एक स्केलर क्वांटिटी ही बनेगी। दैट्स वाई इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट भी कहा गया।
चलिए अब इस पे कुछ ज्योमेट्रिकली बातें हम पढ़ते हैं। एक्चुअली बच्चे जब हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं ए डॉट बी, जब हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी पढ़ते हैं तो ए डॉट बी का मतलब ज्योमेट्रिकली इस ए डॉट बी का मतलब है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा। किन्हीं भी दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का मतलब एक्चुअली इन तीनों की मल्टीप्लाई होती है। ए डॉट बी का मतलब ही क्या है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, इन तीनों के प्रोडक्ट को हम ए डॉट बी लिखते हैं। थीटा यहाँ पर क्या है, कोस तो आप समझते हो कि एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, और थीटा क्या है, थीटा एक्चुअली ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स के बीच में बनने वाला एंगल, वो एंगल ये थीटा है। अब इस पे कुछ प्रॉपर्टीज हम जानते हैं। अगर हम किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, हमने ए डॉट ए निकाला, इसी के बिहाफ पे, इसी फॉर्मूले के बिहाफ पे ए डॉट ए मतलब खुद का अगर खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा ये हम जानते हैं। ए डॉट ए का मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर आएगा कोस थीटा। थीटा का मतलब इस ए और ए के बीच में एंगल कितना बनेगा। हम सब जानते हैं कोई भी वेक्टर अपने वेक्टर के साथ ही, कोई भी वेक्टर अपने साथ ही जो एंगल बनाएगा वो एंगल 0 होगा, कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। दैट्स वाई ए डॉट ए, जो ए डॉट ए है वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। ए डॉट ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया। क्यों? क्योंकि कोस 0 1 होगा और ए डॉट ए इस फॉर्मूले के बिहाफ पे ए का मैग्नीट्यूड, फिर ए का मैग्नीट्यूड, फिर कोस ए और ए के बीच में एंगल, और ए और ए के बीच में एंगल तो 0 हो गया, कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन गया। On the behalf of this result, we can say that I cap dot I cap, अगर मैं इस आई कैप और आई कैप के बीच डॉट प्रोडक्ट करूं तो आई कैप डॉट आई कैप इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, आई कैप के मैग्नीट्यूड का स्केल। और प्यारे बच्चों जिसके ऊपर कैप आ गई वो एक यूनिट वेक्टर है, तो इस आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, क्योंकि जिसके ऊपर कैप आ गई वो एक यूनिट वेक्टर है और उस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। इसी तरह अगर हम जे कैप डॉट जे कैप निकालें तो ये जे कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये भी 1 रहेगा, और के कैप डॉट के कैप ये भी 1 रहेगा। तो अगर आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ डॉट प्रोडक्ट कराया जाए तो आई कैप जे कैप के कैप इन सब का आपस में डॉट प्रोडक्ट 1 रहेगा। और अमूमन ऑन एन एवरेज अगर किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कराया जाए तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाता है। अगर वो यूनिट वेक्टर है तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फिर वो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ए डॉट बी का ये फॉर्मूला होता है, राइट। ये हमने एनालिटिकली किया कि कैसे इसको डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। ये ज्योमेट्रिकली पढ़ रहे हैं कि ए डॉट बी एक्चुअली है क्या, और इस फॉर्मूले से अब हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। एक और प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि अगर किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, अगर किन्हीं भी दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर है, अगर इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो देखिए यहाँ से क्या क्या बातें सामने निकल करके आएंगे। ए डॉट बी 0 है, ए डॉट बी 0 होने का मतलब है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा इज इक्वल टू 0।
अगर किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, ए डॉट बी जीरो है, तो ए डॉट बी का मतलब ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, इन तीनों की मल्टीप्लाई जीरो है। और अगर इन तीनों की मल्टीप्लाई जीरो है, यहां से कुछ बातें हम लेकर के आएंगे, अगर इन तीनों की मल्टीप्लाई जीरो है तो एक बात तो सामने ही आती है कि या तो ए का मैग्नीट्यूड जीरो है, या फिर बी का मैग्नीट्यूड जीरो है, या फिर कोस थीटा जीरो है। और बच्चे हमने ये फर्स्ट लेक्चर में ही जाना था कि अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है तो फिर वो वेक्टर ही जीरो वेक्टर है, वो वेक्टर ही जीरो वेक्टर है। तो अगर मेरे से कोई ये कहे कि कोई दो वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो मेरे सामने एक बात तो ये आएगी कि या तो वो ए वेक्टर जीरो है या फिर वो बी वेक्टर जीरो है। उन दोनों वेक्टर में से कोई एक वेक्टर जीरो जरूर है, तभी उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आया। लेकिन अब एक चीज और भी है, अब से ये कहा गया कि ए डॉट भी जीरो है और ए और बी में से कोई भी जीरो नहीं है। ए वेक्टर और बी वेक्टर में से कोई भी वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं था, लेकिन फिर भी उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोस थीटा जीरो है। कोस थीटा अगर जीरो है तो थीटा की वैल्यू यहाँ से π/2 90 आएगी। तो एक चीज और समझिए कि अगर किन्हीं भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है और ए वेक्टर और बी वेक्टर में से कोई भी जीरो नहीं है, तो फिर समझ लीजिए थीटा उनके बीच में π/2 है, 90 है। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गया क्या, कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, ये सारे की पॉइंट्स आप नोट करते रहें, बहुत ज़रूरी हैं। ये सब प्रॉपर्टीज आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट करें और इन सब के रीजन के साथ आप नोट करें। बहुत अच्छा आपको ये वेक्टर लगेगा। आप सब 11th-12th में फिजिक्स में वेक्टर्स को पढ़ रहे होंगे, लेकिन इतनी डिटेल में आपने नहीं पढ़ा होगा। एक एक चीज़ को आप अच्छे से समझें। तो हमने क्या किया, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो कन्फर्म है उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। दिस पॉइंट टू बी नोटेड। अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। और इसके पीछे रीजन आपको पता लग गया कि अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनके बीच एंगल 90 बनेगा, और अगर किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच एंगल 90 बनता है तो उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी पक्का जीरो आएगा। राइट, समझ में आ गया। लेकिन ये मत समझ लेना कि ए डॉट बी अगर जीरो हो गया तो फिर परपेंडिकुलर, क्योंकि वहां पे तो ये कंडीशन भी हो सकती है। परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो पक्का है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो वो परपेंडिकुलर हो जाए ऐसा पक्का नहीं है। हो सकता है उन दोनों में से कोई एक जीरो भी हो। हाँ, अगर ये कह दिया कि दोनों के दोनों नॉन जीरो हैं और फिर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो पक्की बात है फिर वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर ही हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस मैं ये कह सकता हूं बच्चे कि अगर हम आई कैप और जे कैप का डॉट प्रोडक्ट करें तो वो जीरो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आई जे के ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही होते हैं। ये एक्स एक्सिस पे आपके आई कैप डायरेक्शन है, ये जे कैप, ये के कैप, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आई और जे क्या है? परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल 90 है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो रहेगा, और जो आई डॉट जे होगा वही जे डॉट आई भी है। क्यों है? क्योंकि वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड होगा। मतलब अगर हम ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें, ये दोनों एक जैसे ही आएंगे। ये पॉइंट भी आप लिख लें। अब ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करो या बी का ए के साथ करते तो दोनों सेम ही आते। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट दोनों का सेम रहेगा। तो आई डॉट जे जो आएगा वही जे डॉट आई बी है। दोनों के रिजल्ट एक जैसे रहेंगे।
और सिर्फ ये आई जे पे नहीं, ये बात जे और के पे भी होगी। अगर हम जे डॉट के करें वो 0 आएगा, के डॉट जे करें वो भी 0 आएगा। अगर हम के डॉट आई करें या आई डॉट के करें वो भी 0 आएगा। तो अगर ये अलग अलग हैं और इनका डॉट प्रोडक्ट किया जाए, ये तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, अगर इनका एक दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो 0 आएगा। रीजन हमने बता दिया, क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 बनेगा, एंगल 90 बनेगा तो cos 90 0 होगा, cos 90 0 होगा तो इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगा। आई होप आपको ये अब समझ में आया होगा। अब मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि ये सब बात बताने के बाद मैं आपको फिर यहीं पे लेकर के जाऊंगा। अब चलो इस पे फिर चलते हैं। देखना, एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस लेक्चर के शुरुआत होते ही मैंने टॉपिक का नाम दिया था प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हम किन्हीं दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करना सीख रहे हैं। तो एक्चुअली जब हमने ए वेक्टर लिखा और जो हमने बी वेक्टर लिखा, एक्चुअली हमने इन दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट ही किया है। कैसे? ए वेक्टर लिखिए आप, जैसे मैंने ए डॉट बी किया तो पहले हम ये पूरा ए वेक्टर लिखेंगे, कितना, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, ये ए वेक्टर हो गया। डॉट विद डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर ये हो गया 2i कैप माइनस जे कैप, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, प्लस 4k कैप। ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ए वेक्टर लिख दिया हमने पहले, डॉट हमने बी वेक्टर लिख दिया। अब हम इन दोनों वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए डॉट बी, तो जैसे हम एल्जेब्रिकली मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसे ही मल्टीप्लाई इसमें भी की गई। थिंक अबाउट इट, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 2, 1 इंटू 2 तो 2 हो गया, और ये आई कैप डॉट आई कैप, तो आई कैप डॉट आई कैप, देखो बच्चों 1 रहेगा ना, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 1, तो 2 इंटू 1 2 ही हो गया। अब इस आई कैप को इससे मल्टीप्लाई किया गया तो आई कैप डॉट जे कैप वो 0 हो गया, आई और डॉट जे 0 होगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो उसको 0 आया तो वो लिखा ही नहीं गया। ऐसे आई का जब के वाली टर्म से होगा तो आई डॉट के ये भी 0 होगा, इसको लिखा ही नहीं गया। अब जे का नंबर आया तो जे डॉट आई ये 0 हो गया, ये 2 माइनस 1 ये -2 और जे डॉट जे ये 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 2 आया। जे डॉट के फिर से 0 और यहाँ पर -6 के डॉट आई फिर 0, यहाँ के डॉट जे फिर वो 0 और ये आ जाएगा -12 के डॉट के हो गया 1, तो ए डॉट बी कितना आ गया, -12, राइट। वो जो हम डायरेक्ट बताते हैं ना कि आई वाले आई में, जे वाले जे में, के वाले के में, एक्चुअली वो इसी का ही नतीजा है कि हम सिर्फ आई वाले, जे वाले और के वाले करते हैं, क्योंकि जब ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और इनका डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगा। दैट्स द पॉइंट, राइट। तो आप सब ये अच्छे से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और सारे की पॉइंट्स आप लिखें फिर नोटबुक में। एक चीज़ और डिस्कस करते हैं यहाँ पे, अगर हमें यहाँ से एंगल फाइंड आउट करना हो, किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच एंगल फाइंड आउट करना हो, तो यही फॉर्मूला काम देगा जो अभी हमने ए डॉट बी का फॉर्मूला पढ़ा था। ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा, हमें यहाँ से कोस थीटा निकालना है तो ये इसके नीचे आएगा। सो कोस थीटा इज इक्वल टू ऊपर आएगा ए डॉट बी और नीचे ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। कोई दो वेक्टर ए और बी, उनके बीच अगर एंगल फाइंड आउट करना हो तो फॉर्मूला ये रहेगा, क्योंकि ये इसके नीचे आ गया। ये बच्चे स्केलर हैं, ए का मैग्नीट्यूड कोई कांस्टेंट वैल्यू है, बी का मैग्नीट्यूड कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू को तो नीचे डिवाइड में लिखा जा सकता है ना, वेक्टर्स कभी डिवाइड में नहीं आएगा। ये नहीं कि कभी आप ये देखोगे 2/a वेक्टर लिख रहा है, ऐसा नहीं होगा। नीचे कोई स्केलर क्वांटिटी आएगी तो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड तो आ सकता है, यहाँ से थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं और यहाँ से पता लग जाएगा ए और बी के बीच में एंगल कितना बन रहा है। तो ये सब बातें आप नोट कीजिए अच्छे से।
और आगे बढ़ते हैं इसमें। इफ ए एंड बी आर लाइक वेक्टर्स, अगर कोई दो वेक्टर हैं ए और बी और वो लाइक वेक्टर्स हैं तो देखिए ए डॉट बी क्या होगा। बच्चे ये लाइक वेक्टर के बारे में मुझे लगता है आप भूल गए होंगे। पहले जिस दिन लेक्चर स्टार्ट हुआ, वेक्टर्स का टॉपिक स्टार्ट हुआ, उससे नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हमने बताया था कि लाइक वेक्टर्स क्या हैं। लाइक वेक्टर मतलब कोई दो वेक्टर जो एक ही डायरेक्शन में हो, पैरेलल चलें। तो अगर कोई दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दोनों लाइक वेक्टर हैं, दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, तो इनके बीच में एंगल 0 होगा। अगर कोई दो वेक्टर लाइक वेक्टर है तो उनके बीच एंगल 0 बनेगा, और अगर एंगल 0 बनेगा तो हम कह सकते हैं उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा, मतलब कोस 0, थीटा 0 हो गया। सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस 0 की वैल्यू तो 1 हो गई, तो ए डॉट बी हमारा ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड के इक्वल रहेगा। सेकेंडली हम पढ़ते हैं अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर अगर अनलाइक वेक्टर्स हों, तो क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर अनलाइक वेक्टर्स हैं, अनलाइक का मतलब ये है कि दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो अनलाइक वेक्टर होने पर उनके बीच एंगल 180 होगा, मतलब थीटा आपका पाई बनेगा। अगर उनके बीच एंगल हमें देखना है तो ए डॉट बी कितना आएगा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा, मतलब कोस पाई। कोस 180 की वैल्यू -1 होती है। कोस 180 कितना, -1, तो ए डॉट बी कितना आएगा, माइनस ए का मैग्नीट्यूड माइनस ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड। कोस 180 -1 क्यों होता है ये आप समझ सकते हो, 90 + 90 लिख करके आप निकाल सकते हो। ये सब बातें हमने ज्योमेट्रिकली इसमें बता दी है आपको कि कहाँ पर कौन कौन से रिजल्ट्स रहने वाले हैं। इसके अलावा हमने एक डिस्कस ये किया था कि कुछ एल्जेब्रिकली बातें जो डॉट प्रोडक्ट पे लगेगी कि ए डॉट बी इक्वल होगा बी डॉट ए के, जिसको हमने कहा था कि एक कम्यूटेटिव लॉ है। आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हो कि इस लॉ को हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड ज़रूर होगा। सेकंड हमने इसमें जाना कि अगर हम किसी कांस्टेंट को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और फिर उसका बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, कोई कांस्टेंट है 5 को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई किया फिर उसका डॉट प्रोडक्ट बी के साथ किया, या पहले हम ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कर देते फिर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर हम पहले एम कांस्टेंट को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते फिर ए से डॉट प्रोडक्ट करते, तो इन सब का रिजल्ट सेम ही रहेगा। ये सेकंड रिजल्ट है कि कोई भी कांस्टेंट कहीं भी आगे पीछे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। थर्ड है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लगेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब कि ए कोई वेक्टर है, हमने उसका डॉट प्रोडक्ट किया बी प्लस सी के साथ, ए वेक्टर का डॉट किया बी प्लस सी के साथ, तो ये इन दोनों से अलग अलग डॉट प्रोडक्ट कराया जा सकता है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी बीच में प्लस और ये आएगा ए डॉट सी, ए डॉट बी बीच में प्लस और ये आएगा ए डॉट सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड होगा। तो ये आप सबने जान लिया, और ए डॉट भी अगर 0 है तो हम बता चुके हैं आपको पहले ही। चलिए आप ये सारे के सारे प्रॉपर्टी सब नोट कर लीजिए। अब हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, बहुत आसान एक्सरसाइज है। अभी जो हमने सब प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, जो रूल पढ़े हैं, उसी पे बेस्ड ये एक्सरसाइज चलेगी। एक ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि हमें ए डॉट बी निकालना है, सेकेंड पार्ट में कहता है कि बी डॉट सी निकालिए, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कीजिए, इसके फोर्थ पार्ट में हमें निकालना है ए प्लस बी डॉट सी, फिफ्थ पार्ट में निकालना है
a प्लस 2b डॉट b। तो जैसी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें a डॉट b निकालना है। तो आपको अभी हमने डिस्कस कराया था a डॉट b कैसे निकालेंगे। ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कीजिए i वाले i के साथ, तो ये हो गया 3, j वाले j के साथ ये हो गया +3, k वाले k के साथ, तो यहाँ तो k की टर्म है ही नहीं, वो 0 है। I mean मैं इसको +0k कह सकता हूँ ना, तो ये तो 0 हो गया, लिखने की ज़रूरत ही नहीं। सो a डॉट b इज इक्वल टू 6, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 6 आ गया। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि b डॉट c निकालिए, तो आसान है, आप b वेक्टर का c वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दें। यहाँ आएगा 1, ये आएगा -6 और ये हो गया 0, क्योंकि यहाँ पर k कैप नहीं है, वो भी 0k लिख सकते हैं। सो 1 -6 ये आ गया -5, ये b वेक्टर और c वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आ गया, b डॉट c आ गया। ठीक है, अगले में कह रहा है कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये तो आप पहले भी निकाल चुके हैं, इस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको पता ही है कितना आएगा, 9 + 1 + 4 √14 आएगा। और a प्लस b डॉट c, अब यहाँ चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट में, हमसे कहा गया है कि a प्लस b डॉट c निकालिए। तो मैथमेटिक्स का रूल है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में हम देख रहे हैं कि a प्लस b है, तो आप पहले a और b को ऐड कर दें। वेक्टर a और वेक्टर b को ऐड करेंगे तो ये आएगा 4i कैप, ये आएगा -4j कैप, क्योंकि हमें a प्लस b करना है पहले। ये बन गया 4i कैप -4j कैप +2k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है c वेक्टर के साथ, और c वेक्टर हमारे पास कितना है, i कैप +2j कैप +0k कैप, ये c वेक्टर हो गया। a प्लस b दोनों को ऐड करेंगे, डॉट c मतलब ये। अब इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, यहाँ आएगा 4, ये आएगा -8, ये आएगा +0, 4 -8 +0, रिजल्ट आ गया -4। ठीक है, ये a प्लस b डॉट c आ गया। और फिफ्थ पार्ट आप इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको a प्लस 2b निकालना है, जो a प्लस 2b आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे वेक्टर b के साथ। तो आप पहले जाइए और a प्लस 2b निकालिए, a वेक्टर में प्लस कर दे b वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करते हुए, जो a प्लस 2b आएगा उसका फिर डॉट प्रोडक्ट करेंगे इस b वेक्टर के साथ। ठीक है, ये आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप कर सकते हैं, इजी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं उसमें कोई दो वेक्टर के बीच एंगल फाइंड आउट करना है। आपको दो वेक्टर दिए गए हैं, एक a वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और b वेक्टर है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये दो वेक्टर हमें दिए गए हैं, एक a वेक्टर है एक b वेक्टर है। हमें इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था कि इन दो वेक्टर के बीच अगर एंगल निकालना हो तो एंगल निकालने का फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू, ऊपर रहेगा a डॉट b और नीचे a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऊपर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे इनके मैग्नीट्यूड्स। ये इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल निकालने का फॉर्मूला आ गया। सो cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये आएगा 1 -4 और +4, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। नीचे a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो 1 +4 +4 9 का √3। मैग्नीट्यूड आप बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, पहले सारा सब कुछ सीख चुके हैं। ऐसे b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 4 4 9 का रूट हो गया 3, 4 से 4 कैंसिल। सो cos थीटा
इज इक्वल टू 1/9। कोस थीटा 1/9 है तो थीटा आ जाएगा कोस इनवर्स 1/9। बस इतना ही छोड़ देंगे। तो इन दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल आया वो कोस इनवर्स 1/9 ये एंगल आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 भी आप इजीली कर सकते हैं। चलिए 3 तक ये क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चे, ए वेक्टर है आई कैप प्लस के कैप और बी वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस ए के कैप। क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच जो एंगल बन रहा है वो π/3 और ऊपर c लिखा हुआ है, जिसका मतलब है ये एंगल रेडियन में है। ये एंगल रेडियन में है। अगर ये c ना लिखे तो भी अंडरस्टूड है कि एंगल रेडियन में है, और अगर ऊपर c लिख दे तो इसका मतलब जो एंगल है वो रेडियन में है। तो बताइए इस a की वैल्यू क्या होगी। ये बता दिया कि इन दोनों के बीच एंगल बन रहा है π/3, तो बताइए a की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चे जब हम इन दोनों के बीच एंगल निकालेंगे कोस थीटा, फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड। ऊपर तो दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और नीचे इनका मैग्नीट्यूड। सो कोस थीटा इज इक्वल टू, ऊपर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप कर दीजिए, ये बनेगा 1। अब जे वाली टर्म तो इसमें है ही नहीं, वो 0 हो गया, और ये आ जाएगा प्लस ए। ऊपर आएगा 1 प्लस ए, नीचे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये आएगा √2, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 + 1 2 + a²। और थीटा गिवन है, इन दोनों के बीच एंगल दिया गया है π/3, तो थीटा हम यहाँ π/3 लिखेंगे। कोस 60 डिग्री 1/2, ऊपर हो गया 1 + a, नीचे ये भी रूट है ये भी रूट है, तो अंडर रूट में ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये बन गया 4 + 2a²। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, √4 + 2a² इज इक्वल टू 2 + 2a। और इसके बाद आप सब कर सकते हो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करके, यहाँ पे स्क्वेयर करेंगे, यहाँ पे होल स्क्वेयर करेंगे, एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन से आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें ये था a की वैल्यू निकालने पे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 3 पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C, और कह रहे देन शो दैट इन तीनों पॉइंट से, कह रहे इन तीनों पॉइंट से ट्राइंगल बनेगी। तो बताइए वो ट्राइंगल C के ऊपर, पॉइंट C के ऊपर राइट एंगल्ड है, मतलब लाइक दिस, जैसे ये आपका पॉइंट A हो गया, पॉइंट B हो गया, पॉइंट C हो गया, तो C के ऊपर क्या है, राइट एंगल है। हो सकता है ये B हो और ये A हो, ऐसे ABC, राइट, ये A, ये B और ये C। पॉइंट ये है कि C के ऊपर राइट एंगल बनना चाहिए, ये प्रूव करना है। तो आप जरा समझे, अगर मुझे इस C के ऊपर राइट एंगल प्रूव करना है तो इसका मतलब मुझे ये एंगल C बताना है, एंगल C 90 आना चाहिए। तो आप ये देख लीजिए ये एंगल C किन दो लाइंस का इंक्लाइनेशन है, किस किस का है, BC और CA का। तो आप क्या करें, BC वेक्टर निकालें। BC वेक्टर कैसे निकलेगा, C में से B को माइनस करके, 0 - 3 - 3 i कैप, 3 - 1 2 j कैप, 3 - 5 - 2 k कैप। ये BC वेक्टर आ गया। अब निकालेंगे CA वेक्टर। तो CA वेक्टर कैसे आएगा, देखो जहां पर खत्म हुआ है ना उसी से शुरुआत करनी है। जैसे B से आए C पे, C से गए A पे, राइट। तो CA, A में से C माइनस करो, 0 i कैप, यह आएगा -2 j कैप, यह आएगा -2 k कैप। अब अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दूं, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट से ही पता लग जाएगा। ये हो गया 0, ये आ गया -4, ये आ गया +4, 0 आ गया ना। अगर BC और CA का डॉट प्रोडक्ट 0 आया तो इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है, BC CA के परपेंडिकुलर है। और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो एंगल C, इनके बीच में जो पॉइंट था C, उस पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का ही बन रहा है। ये आप वो फॉर्मूला लगा के कर देते, कोस थीटा, ऊपर तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, और नीचे इस BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड 9 + 4 + 4
√17, इसका भी मैग्नीट्यूड 0 + 4 √8, तो 0 अपॉन समथिंग 0 ही आता, cos थीटा 0 हो गया। cos थीटा अगर 0 है तो थीटा कितना आया 90 डिग्री। ये प्रूव हो गया कि जो ये ट्राइंगल है वो सी के ऊपर राइट एंगल ट्राइंगल है। तो चलिए बच्चे, बस आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5 तक इस एक्सरसाइज को कर लें और इस पे बेस जितने भी कंसेप्ट थे वो सब अच्छे से नोट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।